जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, कल हमने क्लास को शुरुआत किया है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्लास 6 जो कि हमारे अतीत भाग 1 है, इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने कल के सेशन को देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो हमारा पहला पार्ट है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए उसी का आगे भाग, जो अगला भाग है, आज के हम सेशन में करेंगे। जो कल के पाठ में शेष क्वेश्चन रह गया था, उन सभी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, सभी के ऊपर विचार करेंगे। देखिए, अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जहाँ पर आपको लगे कि लिखना चाहिए, वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखना है, पढ़ना है, फिर बाद में आपको उत्तर देना है, क्योंकि पेपर में आपके पास पूरा 1 मिनट का समय रहता है क्वेश्चन पढ़ने का व उसका उत्तर देने का। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का उपयोग करते थे? ठीक है, किस भाषा का उपयोग करते थे प्राचीन काल में लोग? ऑप्शन में है पाली भाषा का, अरबी भाषा का, संस्कृत भाषा का और प्राकृत भाषा का। तो बताइएगा, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का यूज करते थे? इसका सही आंसर होगा पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस भाषा का यूज करते थे? संस्कृत भाषा का यूज करते थे। आपको पता है कि सबसे पहला जो हमारा ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? कोई कमेंट करके बताएगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा वेद। वेद में भी कौन सा वेद? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? तो आप जब अपने बुक में देखोगे पहले नंबर चैप्टर में, तो वहां पर दे रखा है कि 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? यदि हम बात करें लेखक की, तो आपको याद रखना है, अग्नि का नाम याद रखना है। ठीक है, अग्नि ऋषि इसके लेखक है। एक प्रश्न और बनेगा कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किसकी स्तुति की गई है? तो सर्वाधिक स्तुति की गई है इंद्र की। ठीक है, किसकी स्तुति की गई है सर्वाधिक? सर्वाधिक स्तुति किसकी की गई है? इंद्र की गई है। ये आपको याद रखना है। पूछ लेगा इंद्र से संबंधित कितने सूक्त हैं, तो आपको याद रखना है कि 250 सूक्त इंद्र सूक्त के हैं ऋग्वेद में, और अग्नि के हैं लगभग 200 सूक्त हैं। ठीक है, और मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि सूक्त का मतलब क्या होता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी प्रकार से कहा गया या फिर बोला गया। मैंने आपसे कहा था ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? अभी आपने पूरा डिटेल रूप में पढ़ा है, तो यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? उत्तर है आपका संस्कृत भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड पे करवा दिया था। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो बताना है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है। ऑप्शन में सतलुज, व्यास, रावी और ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी सतलुज नदी भी है, व्यास नदी भी है, रावी नदी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न बनेगा कि सिंधु नदी के किनारे लोगों का बसना कब प्रारंभ किया गया था? तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व
सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर का विकास हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? आरंभिक नगर का विकास हुआ था। विकास हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था आपका लगभग 4700 वर्ष पूर्व। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे। पर वहीं पर यदि आपसे प्रश्न पूछे कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे, ठीक है, व उसकी सहायक नदी, इसके किनारे नगर का विकास कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना, यहां से प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया है। चलिए, हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। एग्जाम के समय में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आप बहुत ही कम समय में अपने नोट्स कॉपी को संपूर्ण रूप से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कॉपी को आप पढ़ सकते हो। उस समय आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले, ठीक है, किसका? वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्वविद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अतीत शब्द का मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ चीज है। ठीक है, और जो इतिहासकार होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं कि ये इतने वर्ष पुराना है, ये चीज इतने वर्ष पुराना है? वो खोज करके, जो आपके पास चाहे वहाँ का औजार हो, चाहे किसी चीज के अवशेष मिला हो, उन अवशेषों को देख करके ही इतिहासकार जो होते हैं वो क्या करते हैं? अतीत की घटनाओं का हमें एक सही समय बताते हैं, सही काल बताते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? पुरातत्वविद कहेंगे। और एक चीज आपको याद रखना है, जो अतीत शब्द है, ठीक है, अतीत शब्द ये बहुवचन के तौर पर प्रयोग किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, अतीत शब्द यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखना है कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? समझिएगा एक बार कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मेहरगढ़ में हुआ था ये। ठीक है, मेहरगढ़ में हुआ था। स्थान है, आपने सुना होगा कि एक है किरथर, दूसरा है सुलेमान। किरथर और सुलेमान, इन दो पहाड़ियों के बीच में ही सबसे पहले स्त्री व पुरुषों ने, ठीक है, स्त्री और पुरुषों ने दोनों ने मिल करके किसकी खेती की थी? तो की थी गेहूं और जौ की खेती की थी। जौ की खेती की थी। ये आपको याद रहेगा कि सबसे पहले कृषि का आरंभ हुआ था लगभग 8000 वर्ष पूर्व, मेहरगढ़ में हुआ था। मेहरगढ़ में भी पर्टिकुलर जो स्थान था किरथर और सुलेमान, इन दो पहाड़ियों के बीच में स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ की खेती की थी। एक प्रश्न और बनेगा, जो मेहरगढ़ है ये वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना चाहिए इसे कि वर्तमान समय में ये जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान, पाक लिख देता हूं, इतने से ही आप समझ जाना। ठीक है, मेहरगढ़ वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, पहला प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न, कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। तीसरा प्रश्न, कहां पर हुआ था? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में किसकी खेती की गई थी? गेहूं और जौ की खेती की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। चार ऑप्शन है, अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण और हर्षवर्धन। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख तैयार किए गए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो अशोक है वो अभिलेखों के माध्यम से ही जो अपना संदेश है वो जनता तक पहुंचाया करते थे, वो जनता से संवाद करते थे अभिलेखों के माध्यम से। यहां पर समझना, जो अशोक है ये किस वंश से रिलेटेड है, ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। ठीक है, और यहां पर थोड़ा समझना कि मौर्य वंश जो है मगध पर शासन करने वाला वंश था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक के तौर पर आप नाम याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और ये किस धर्म से रिलेटेड थे, ये जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म को मानते थे। और जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जो जैन शब्द है, ये वास्तविक रूप में इसका जो मूल शब्द है वो है जिन शब्द, और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। दूसरा बात, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति होती है। ठीक है, प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसी प्रथम जैन संगीति में ही जो आपका जैन धर्म है ये दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है आपका श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसके पुत्र हुआ जो कि नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र है सम्राट अशोक। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है, जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है, सम्राट अशोक के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि ये 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए हैं, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ है वो भी 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। अभी आपने पढ़ा कि 8000 वर्ष पूर्व ये कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, कृषि का विकास हुआ था। कहाँ पर, ये हुआ था मेहरगढ़ में, और मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो आपको समझना है, पांडुलिपि समझना है। पांडुलिपि जिसे कि आप लोग क्या कहते हो इंग्लिश में, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हो। मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। पांडुलिपि इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेनू शब्द है, मेनू शब्द का मतलब क्या होता है, मेनू शब्द का मतलब होता है हाथ, हैंड रिटन। इसलिए हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि। ठीक है, पांडु मतलब हो जाएगा आपका हाथ, मतलब हाथ से लिखी हुई लिपि। और ये अब जब हाथ से लिखेगा तो लिखने के लिए कोई साधन तो चाहिए। प्राचीन समय में जैसे हम आजकल देखते हैं, हम क्या करते हैं, कॉपियों पर लिखते या फिर स्लेट पे लिखते थे। प्राचीन समय में ये चीज नहीं था, तो प्राचीन समय में लोग किस पर लिखते थे, तो पत्तों पर लिखते थे। किस चीज का पत्ता था वो, तो वो ताड़ के पत्ते पर लिखते थे, ताड़ पत्र पर। ठीक है, जिसे आप लोग पाम लीफ कहते हो। और जो ये है ताड़ के पत्र, ये कहाँ से, आप हिमालयी रीजन में जाओगे तो वहां पर आपको एक पेड़ मिलेगा, भुर्ज नामक वृक्ष। भुर्ज नामक वृक्ष के छाल पर ये लिखा करते थे। तो यहाँ से ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने बताए हैं। पहला कि पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती है, मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। पांडुलिपि इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेनू शब्द है इसका मतलब होता है हाथ। पांडुलिपि जो है इसको ताड़पत्र पर लिखा जाता था, और जिस
पत्ते पर लिखा जाता था वो भुर्ज नामक वृक्ष का पेड़ होता था। दूसरा, जो भुर्ज नामक वृक्ष है ये कहाँ पर प्राप्त होता है, ये हिमालय की तरफ प्राप्त होता है। ठीक है, हिमालय में प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? ठीक है, अधिकारी लोग, आम लोग, सैनिक लोग या फिर लेखक लोग। सही उत्तर हो जाएगा इसका जो आम जनता थे वहां के आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमने 10 क्वेश्चन को किया है। इससे पहले जो कल का सेशन था उसमें भी हमने चैप्टर नंबर 1 टॉपिक का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने 20 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर और जो इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया तो लगभग आपका पूरा जो चैप्टर है क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी यदि कोई रह जाता है तो उसे मैं कल की वीडियो में करवा दूंगा, और बाकी बात कल के सेशन में जो कल का हमारा क्लास होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम रोज एक एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करते जाएंगे ताकि पेपर तक हमारा आसानी से हो जाए, और मैं फिर बाद में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए अपना ध्यान रखना है। और ये कैसा लगा वीडियो आपको, आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। और यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहीं पर आपको क्लास का सारा पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। चलिए साथियों, ध्यान रखिएगा अपना। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।